नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने वर्णों के बारे में जाना कि वर्ण किसे कहते हैं और इन्हें कितने भागों में बांटा जा सकता है। आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उच्चारण की कि उच्चारण किसे कहा जाता है। मुख के द्वारा वर्णों अथवा अक्षरों का बोलना उच्चारण कहलाता है। यदि वर्णों का उच्चारण उचित ढंग से न किया जाए तो भाषा अशुद्ध हो जाती है। हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें वर्णों, शब्दों आदि को जैसा लिखा जाता है वैसा बोला भी जाता है। क से लेकर म तक के व्यंजनों को, जिनका उच्चारण कंठ, होंठ, जिह्वा आदि के स्पर्श द्वारा होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया है। इनके 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। हर वर्ण का नाम उसके प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया है। वर्ग का अंतिम वर्ण यानी 5वां अक्षर पंचम वर्ण कहलाता है। वर्गों के आधार पर वर्णों को कहां-कहां से यानी किस-किस स्थान से उच्चारित किया जाता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। इस चित्र के माध्यम से प्रत्येक स्थान को भली भांति दर्शाया गया है। एक नीले रंग की लाइन के द्वारा उस स्थान को दिखाया गया है। ध्यान पूर्वक देखिए कि कौन से वर्णों का उच्चारण कहाँ से किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कंठ ध्वनियों की। अ, आ, अह और क वर्ग के प्रत्येक व्यंजन को कंठ्य ध्वनियों में शामिल किया गया है, यानी उनका उच्चारण स्थान कंठ माना गया है। उसके बाद आती है च वर्ग की बारी, और च वर्ग के जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान तालु यानी तालव्य है। च वर्ग के वर्णों के अलावा इ, ई और य, श वर्णों को भी इसमें शामिल किया गया है। ट वर्ग के वर्णों के साथ साथ ड़, ढ, र, श और री वर्ण को भी मूर्धन्य ध्वनियों में शामिल करते हैं। दंत्य ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं त वर्ग और ल, स तथा ज ध्वनियां। ओष्ठ ध्वनियों के अंतर्गत उ, ऊ और प वर्ग के सभी व्यंजन आते हैं। इसके बाद बात आती है कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ को मिलाकर गले और होठों से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है वो कंठोष्ठ ध्वनियां कहलाती हैं। ओ, औ ये 2 वर्ण कंठोष्ठ ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं। कंठ तालव्य, जिस तरह से कंठ और ओष्ठ को मिलाकर कंठोष्ठ बना था, उसी तरह कंठ और तालु को मिलाकर कंठ तालव्य बनता है और इसमें से ए, आई ध्वनियों को उच्चारित किया जाता है। दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ यानी निचले होंठ से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है, दंत और निचले होंठ से, वो है व और फ। अब हम बात करेंगे मात्राओं की। मात्राएं, प्रत्येक स्वर की अपनी अपनी एक मात्रा होती है, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती। मात्रा किसे कहते हैं? वर्ण का उच्चारण करते हुए जिसके द्वारा वर्ण उच्चारण के समय का बोध हो, उसे मात्रा कहते हैं। मात्राएं स्वरों का ही स्वरूप हैं और सदा व्यंजनों के साथ मिली होती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु यह सभी व्यंजनों के साथ मिला होता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। अ की मात्रा को हम इस प्रकार से लिखते हैं। ई की मात्रा ये है और ई की मात्रा इस प्रकार से डाली जाती है। इसी तरह ऊ की मात्रा को आगे की तरफ डालते हैं और ऊ की मात्रा को हम घुंडी बनाकर पीछे की तरफ डालते हैं। री को हमेशा किसी भी वर्ण के पैरों में लिखा जाता है, यानी री की मात्रा पैरों में ही लगाई जाती है। ये है ए,
और ऐ की मात्राएं, जिन्हें हम अच्छी तरह से जान लेंगे। इसी जिस प्रकार ए और ऐ की मात्राएं हैं, उसी प्रकार ओ और औ की भी अपनी अपनी मात्राएं हैं। मात्राओं के बाद आती है व्यंजन के अनेक रूप। कुछ रूपों को आपने पिछले भाग में वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ा था कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा भी व्यंजनों को कई भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम व्यंजनों को स्वर तंत्रियों के आधार पर उनका विभाजन किया गया है कि वर्णों को कितने भागों में हम बांट सकते हैं। गले में हमारे एक स्वर यंत्र होता है, यानी उच्चारण के समय इसमें अगर कंपन होता है तो उसके आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है अघोष वर्ण। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा श, श, स इसके अंतर्गत आते हैं। इसी तरह हमारे पास आते हैं सघोष व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। स का अर्थ होता है साथ में। जैसे प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण व सभी स्वर तथा ड़, ढ, य, र, ल, व और ह, ये सभी हमारी सघोष ध्वनियां हैं। जिस प्रकार हमने स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को बांटा था, उसी तरह से प्राण यानी श्वास की मात्रा के आधार पर भी व्यंजनों के भेद बताए गए हैं। उच्चारण के समय सांस अथवा वायु की मात्रा के आधार पर भी व्यंजनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। सबसे पहले बात करते हैं अल्प प्राण व्यंजन की। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और प्राण का अर्थ होता है वायु। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम से कम समय तथा कम वायु की आवश्यकता होती है, वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात यूं भी कह सकते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु की मात्रा कम लगती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण तथा ड, य, र, ल, व, ये सभी अल्प प्राण व्यंजन है। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु की मात्रा अधिक लगती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। या यूं कहें, जिन व्यंजनों के उच्चारण में समय तथा वायु अधिक मात्रा में व्यय होती है, व्यय का अर्थ होता है खर्च होना, यानी व्यंजनों के उच्चारण के समय तथा वायु अधिक मात्रा में खर्च होती है, वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण व्यंजनों की श्रेणी में प्रत्येक वर्ग का द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण तथा द, श, स, स, ह आदि व्यंजनों को शामिल किया गया है। व्यंजन गुच्छ। अब व्यंजन गुच्छ किसे कहा गया है? वाक्य रचना में जहां किसी शब्द में दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ उच्चारित किए जाएं या लिखे जाएं, उन्हें हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे इक्का, दुक्का, अम्मा आदि। देखिए, ध्यान से देखिए, इक्का में क जो व्यंजन है वो दो बार लिखा गया है, एक बार उसके आधे रूप में और एक बार पूरे रूप में। तो यही हमारी परिभाषा थी कि जहाँ किसी शब्द में दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ उच्चारित होते हैं, उन्हें ही हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं। अब बात आती है बलाघात, संगम और अनुतान की कि ये सब क्या है। बलाघात होता है जब हम बोलते समय किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तो उसे बलाघात कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, आचार्य जी ने मुझे पढ़ने के लिए कहा। मुझे, यहाँ पर मुझे पर बल दिया गया
तो इससे वाक्य का अर्थ क्या हुआ कि आचार्य जी ने किसी और को नहीं बल्कि मुझे पढ़ने के लिए कहा। इसी तरह से दूसरे वाक्य में देखिए, आचार्य जी ने मुझे भी आशीर्वाद दिया, यानी यहाँ पर बल कहाँ दिया गया, भी पर। आचार्य जी ने मुझे भी आशीर्वाद दिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि आचार्य जी ने सभी बच्चों के साथ साथ मुझे भी आशीर्वाद दिया। संगम से हमारा अभिप्राय धारा प्रवाह में बोलते हुए जब विराम आता है, विराम यानी ठहराव, तो यही विराम संगम कहलाता है। बलाघात की तरह संगम में भी अर्थ में अंतर आ जाता है, अर्थात संगम से भी अर्थ में अंतर आ जाता है। नीचे उदाहरण में ध्यान पूर्वक देखेंगे। सिरसा, ये दो शब्द मैंने अलग अलग करके लिखे हैं। एक शब्द है सिर और दूसरा है सा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, सिर के जैसा या सिर के आकार वाला। और अगर मैं इन दोनों शब्दों को एक ही बनाकर लिख दूं, यानी सिरसा, तो अब यह उस अर्थ में नहीं आता जैसे पहले था। अब इसका अर्थ परिवर्तन हो गया है, यानी इसका अर्थ बदल गया है और सिरसा एक शहर का नाम है। अनुतान, अनुतान से भावार्थ है उच्चारण के समय का उतार चढ़ाव। भाव प्रकट करने के लिए शब्दों के उच्चारण में जो उतार चढ़ाव आता है उसे अनुतान कहा जाता है। नीचे लिखे उदाहरणों को ध्यान से देखेंगे। यह पुस्तक बहुत सुंदर है, ये सामान्य वाक्य है, यानी सामान्य कथन है। अगर मैं इसे इस तरह से बोलूं, यह पुस्तक बहुत सुंदर है, तो इसमें खुशी का भाव, यानी उस पुस्तक की सुंदरता को देखकर प्रभाव में आकर जो भाव प्रकट किए गए हैं, ये वाक्य हो गया हमारा विस्मयादि रूप। इस वाक्य का ये विस्मयादि रूप है। तो और तीसरा वाक्य, यह पुस्तक बहुत सुंदर है, तो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।